Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome and welcome. क्या हाल है? Thank you. How was Lahore? Tell me right now कि सर्दी है कि नहीं है? Lahore was a bit cold, colder and chillier than Karachi. आपने किस तरह खूबसूरती से स्किप कर दिया कि मतलब हमारा मैच क्या था और आप अगले पे आ गए. Very nice tactic. हमने स्किप नहीं किया क्योंकि आप हमें स्किप करने देंगे नहीं. बहुत कुछ है क्रिकेट से मुताल्लिक हमारे पास बात करने के लिए. Over the weekend आपको पता है कज़ाफ़ी स्टेडियम की इनॉग्रेशन हुई, उसके बाद हमारा मैच हुआ. इनॉग्रेशन तो शानदार थी. मैच शानदार नहीं था. नहीं था. तो बेसिकली एक ही चीज़ हमने पिक करनी थी, या इनॉग्रेशन शानदार कर लो या मैच कर लो, दोनों तो हम देंगे नहीं. बट वील टॉक अबाउट दैट लेटर इन द शो. और बड़ी चीज़ें हैं और फिर मैंने आपसे भी पूछना है कि स्टेडियम था कैसा. But वो भी आप हमें बाद में बताना, because Abdullah actually went to the opening of the stadium, so we would like to know how it was. लेकिन आपको पता है कि और दुनिया में क्या हो रहा है? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए. जी, आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो गज़ा को ख़रीदने और उसकी मलकियत के बयान पर कायम है और मशरक़ वस्ता के दीगर ममालिक को ज़मीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है. मतलब ज़रा आप वो टोन देखें ज़रा, ताकि वहाँ दोबारा तामीर के अमल में मदद की जा सके. और तैयारे में के दौरान परवाज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मशरक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट के ममालिक फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने पर तैयार हो जाएंगे जब वो उन ममालिक से बात करेंगे. ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट. इनका जो ये प्लान है ये बड़ी अच्छी तरह होगा और बाकी इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं वो फ़लस्तीनियों को जो अपने ही मुल्क से बेघर होंगे उनको सेटल भी कर लेंगे. नो प्रॉब्लम एट ऑल, बगैर किसी को एतमाद में लिए. और जो मेजर स्टेक होल्डर हैं जो उस जगह पे बसने वाले हैं जहाँ जिनके आबा व अजदाद की कब्रें उस सरजमीन उस मिट्टी में मौजूद हैं, उनके बारे में सदर ट्रंप बयानात दे रहे हैं और अपने जहन में एक पूरा प्लान मुरतब कर बैठे हुए हैं. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर सीसी से बातचीत करूंगा. उन्होंने कहा गज़ा को मुस्तकबिल की तरक्की के लिए एक बहुत सारे हमारे प्लान हैं. उसमें से एक कदम उन्होंने ये डिस्कस कर लिया कि हम थोड़ी थोड़ी जमीन हर एक में बांट देंगे. जैसे माले मुफ्त है कोई कि हमने खुद ही प्लान बना लिया और उसके बाद हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब तो चलें, चूंकि उनके स्टेटमेंट्स आ ही गए तो इस पे बातचीत हो रही है. जब उनके इनिशियल स्टेटमेंट आए थे तो उन्होंने अपनी कैबिनेट से भी बात नहीं की हुई थी. सो इट वॉज ए सरप्राइज एज मच फॉर द वर्ल्ड एज फॉर हिज ओन टीम कि ये बात कहाँ से हुई है. इन एनी केस इस पे आके जाके जरा तफसील से भी बात करेंगे और खास तौर पे भी लेंगे. और बाकी अमेरिका में क्या सेंस है ट्रंप साहब के इन बयानों के, चाहे वो कनाडा से मुताल्लिक बयान हो, चाहे वो इस इम्पोर्टेंट तरीन इशू से मुताल्लिक बयान हो, मतलब क्या चल रहा है. और नेतन्याहू का क्या कहना है इस हवाले से. इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो हैं तो वो भी हम उस पर भी बात करेंगे. बड़ी इंटरेस्टिंग उस पर्सपेक्टिव से हम कह रहे हैं कि मतलब जिसको कहते हैं ना कि कमाल है जी, बैठे बैठे फैसले हो रहे हैं बाकी दुनिया के लिए. सो वी वुड लाइक टू नो. लेकिन अभी आगे चलते हैं और अब हमारे अपने जो मसले हैं उन पे बात कर लेते हैं. जिस तरह की हम बात कर रहे थे किसकी अब्दुल्ला? क्रिकेट की. और हुआ ये कि नाकाबिले भरोसा हमारी फील्डिंग रही. बॉलिंग भी ऐसी ही थी और बैटिंग भी ऐसी ही थी. पाकिस्तान दिहाइयों पुराने मसाइल का आज भी शिकार नज़र आता है. ट्राई सीरीज़ में पहले मैच में खुलकर ये मसाइल दोबारा सामने आए हैं. न्यूजीलैंड ने पहले मैच में पाकिस्तान को 78 रन से शिकस्त दी है. 78 रन, ये कोई 2-4 की बात नहीं हो रही. ऐसा कि वो बाय द एंड ऑफ इट पता ही था कि किधर जा रहा है मैच. 331 रन्स के हदफ में पाकिस्तान टीम जो है 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 252 रन ही बना सकी. और ग्लेन फिलिप्स इनके लाठी चार्ज के सामने पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप बुरी तरह बेबस नजर आया. शाहीन शाह, नसीम शाह ने आखिरी 5 ओवर्स में 84 रन बनवाए हैं. 84 रन बनवाए हैं. इस पिच पे जिस तरह का बिहेवियर था, हम एक स्पिनर के साथ मौजूद थे, खेल रहे थे. न्यूजीलैंड को ज़ाहिर है इसमें बरतरी हासिल रही. पहाड़ जैसा उन्होंने हदफ खड़ा कर दिया. दूसरी तरफ जी फ़खर जमान के अलावा कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज जो है वो 50 का हिस्सा जो है वो अबूर ना कर सका. और बाबर आजम की बतौर ओपनर भी मायूस कुन परफॉर्मेंस रही. 23 गेंदों पर सिर्फ 10 रन. ये मतलब व्हाई डज बाबर आजम उनका इन एवरी मैच कैच जो है वो जरा मुश्किल था और बड़ा शानदार कैच हरीफ ने लिया. और ईमानदारी से बात करें तो मोहम्मद रिजवान की जो कप्तानी थी ना वो भी बिल्कुल एक्चुअली नजर नहीं आ रही. लगी बंदी सी थी, मतलब रिवायती सी. नथिंग मच टू टॉक अबाउट ओवर देयर. कुछ इनोवेशन नहीं थी, कोई गैर मामूली और बर वक्त फैसले दिखाई नहीं दिए.
चलिए वो तो खैर बात नहीं करना चाह रहे आई गेस रिजवान, लेकिन हम तो बात करेंगे। और हारिस की इंजरी भी बाय द वे यही कहा जा रहा है कि शुक्र है डॉक्टर्स के मुताबिक कोई सीरियस मामला हाँ he'll be fine। लेकिन न्यूजीलैंड की शिकस्त से यकीनन वजीर आजम शहबाज शरीफ को भी मायूसी हुई होगी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने जुमे के दिन कदाफी स्टेडियम के इफ्तिताह पर इस उम्मीद का इजहार किया था कि पाकिस्तान टीम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को शिकस्त देगी। हम सब आपके लिए दुआगो हैं और हम सब इंशाअल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे जब आप हिंदुस्तान को आप शिकस्त फाश देंगे इंशाअल्लाह। दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह, फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। आज़म साहब आपसे बड़ी तवक्को, कहाँ हैं आज़म और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। आफरीदी साहब आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। फादर मतलब वो दूल्हे की तरह शर्मा क्यों रहा था? अच्छा नहीं केस लग ही रहा था ना। तो उम्मीद अच्छी बांधी वजीर आजम ने, लेकिन कुछ खास मतलब अगर आगाज ये हो रहा है, अभी तो ट्राई सीरीज हो रही है, उसके बाद तो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, तो व्हाट टू एक्सपेक्ट? एक्सपेक्टेशंस वैसे अच्छी रखनी चाहिए। हम उम्मीद अच्छी रखेंगे और हम यकीनन ये कहेंगे कि जो गलतियां हुई हैं उनको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उनसे कैसे सीख सकते हैं। हाँ, but the big question also is कि कहाँ से शुरू करें? अभी अगर शुरुआत है और हमने इस मैच से कुछ सीखना है तो हम क्या सीखें? That is the main question right now in discussion today। और सिकंदर बख्त होंगे हमारे साथ और हमारे साथ हैं राशिद भाई। Of course। पहले तो without saying because we have already said a lot, राशिद भाई क्या कहेंगे? ये क्या था? मतलब अपनी ही हमारी पिचेस, होम ग्राउंड, nothing worked in our favor। Conditions, crowd, everything was in our favor। कहने देना उन्हें। हम अपने साथ खुद नहीं थे ना, और पीएम साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की। उनको बस एक ही जवाब मिलना चाहिए, पीसीबी को बोलना चाहिए कि जो बोए बीज बबूल के वो आम कहाँ से काटे। तो ये इनके लिए फिक्रा बनता है, क्योंकि जब आप जो बोते हैं वही काटते हैं। सिर्फ हम लोग नहीं, काफी लोग यही बोल रहे थे कि हमारी स्पिन बॉलिंग अटैक थोड़ा वीक लग रहा है। एक है अबरार, वो तो प्रूव किया अबरार ने कि 10 ओवर में 41 रन दिए, 2 विकेट्स लिए। फिर हम सेंटनर की बात करते हैं, उन्होंने 10 ओवर में 2 विकेट लेके 41 रन देके 2 विकेट लिए। और इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि उनके ब्रेसवेल ने भी इसी तरह से बॉलिंग की है कि दोनों ने मिला के 82 रन देके 20 ओवर में 4 विकेट लिए, एक फ्लिप में लिए। तो 5 विकेट तो इनके यही हो गए जो स्पिनर से लिए हैं। हमने खुशदिल को बतौर स्पिनर खिलाया था। मैं जरा कंफ्यूज्ड हूँ, इसलिए आपसे राय लेना चाहता हूँ। देखिए, इजी टारगेट खुशदिल होगा, वो हमें पता है, और मैं करना नहीं चाहूंगा उसको टारगेट। हमारे मेन बॉलर नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी काफी अरसे से छुपे हुए हैं। कोई वीक प्लेयर आ जाता है ना, उसके ऊपर हम तस्करा कर देते हैं, उसके पीछे छुप जाते हैं। और फिर बाबर आजम, रिजवान है, तो इजी टारगेट वो भी है, क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर रहे। तो फोकस हम उसकी तरफ है। फोकस जरा इधर हो जाए ना, हम लोग जो 330 रन करवाए जिन्होंने। मुझे पता था ये 250 भी करते, हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन हमारा रीजन जो बन रहा है ना बैटिंग के साथ साथ, वो हमारा पेस अटैक बन रहा है। मतलब डेथ ओवर्स में हमारा क्या हशर था, वो सबके साथ नहीं है। हारिस रऊफ एक वाहिद मेरे ख्याल से रहा जो ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक अच्छा परफॉर्म करते हुए आए हैं। और लेकिन नसीम शाह कंसर्न बन चुके हैं। 6.18 का उनका लास्ट ईयर से अब तक का इकॉनमी रेट है, न्यू बॉल करते हैं। उससे पहले ये पाकिस्तान के सबसे बेस्ट बॉलर थे, 2023 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। अबरार बहुत जबरदस्त बॉलिंग कर रहे, सुफियान करते हुए आए। तो हम रेक्टिफाई करना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि जो वीकनेस है उस पर काबू नहीं पाया गया। अगर हम अब जो बात करते हैं खुशदिल शाह या आगा की कि वो संभाल लेंगे, ऐसा नहीं होगा। बैटिंग अच्छी है न्यूजीलैंड की या साउथ अफ्रीका की, थोड़ी यंग टीम आई है, तो हमें अपनी खामियों पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर तो हमारी मैनेजमेंट समझती है कि हम पेस बॉलर से हम जिता देंगे, वेल एंड गुड, लेकिन उनको साबित करना पड़ेगा। 78 रन की जो जीत है ना न्यूजीलैंड की, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, थोड़ी सी एम्बैरेसिंग भी और है। ये जो सिकंदर आप भी जरा बताएं कि जो 5 ओवर जो लास्ट आखिरी थे जिसमें 84 रन, मतलब लिटरली लगता था कि कोई वेलकम टू पाकिस्तान एक तोहफा दिया जा रहा है कि लो जी और रन लो। इट बिकेम अ जोक
कि ऑलरेडी देखिए हम तो उतना क्या, हमने तो जो उसके बाद बनाया जो एंड में 5 ओवर्स में दिए, वी कुड हैव नेवर ओवरकम दैट सेटबैक। ट्रू। यार शुरू करने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मेरी बड़ी बेचैनी हो रही है। अभी आपने ट्रंप का जो जिक्र किया, मुझे लग रहा है जैसे आईसीसी में इंडिया है ना, इस तरह ट्रंप है। हर चीज मेरी, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। सुना गल्फ ऑफ मैक्सिको को भी उन्होंने कह दिया गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया। तो मुझे आईसीसी में जो इंडिया की बिहेवियर है ना, बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे ट्रंप की है। अभी आप रिजवान को सुना रहे थे कि रिजवान कह रहे थे कि जी हमें कुछ सीखना है। तो रिजवान साहब, सबसे पहले आप कप्तानी सीखें, ठीक है ना। कप्तानी, अभी राशिद ने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि हम कब से स्पिनर्स का कह रहे थे, कब से कह रहे थे कि स्पिनर्स का जो भी अच्छा का, उनके कप्तान को ये देखिए कि उन्होंने 7 बॉलर इस्तेमाल किए। हम इसी 5 बॉलर्स के साथ चल रहे थे। 6th बॉलर को इसलिए लेकर आए कि हारिस का मसल पुल हुआ, तो वो 6th बॉलर को लेके आए 37th ओवर में। ऐसा नहीं होता। आप जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो आपको अपने ऑप्शंस देखने पड़ते हैं कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है। साइम होता तो साइम से भी आप बॉल कराते। अगर साउथ शकील होता तो आप उससे भी बॉल कराते। देखते तो कि हमारा रिदम कैसा बन रहा है बिफोर द चैंपियंस ट्रॉफी। तो मेरे भाई रिजवान साहब, आप पहले अब कप्तानी पे गौर करें। आप क्या कप्तानी करें? ये एक वायरस है जो कि शान मसूद में भी था, ये वायरस बाबर में भी था, और ये लोग दूसरे बॉलर्स को ट्राई नहीं करते। ऐसा लगता है कि स्क्रिप्टेड मैच। अच्छा, जब इतनी हम जब वो हमारी मैनेजमेंट को, हमारा इतने बड़ा स्टाफ है, हमारे मेंटर्स हैं, उनको एंटीवायरस का काम करना चाहिए ना। मतलब हम कंप्यूटर में भी आपको पता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालते हैं। अब इस वायरस को कैसे खत्म करें? जब आप डेस्परेट पोजीशन में होते हैं या सिचुएशन में होते हैं तो यू ट्राई टू टैप ऑल द ऑप्शंस, मगर यहाँ पे क्या है, इतना कॉम्पिटेंट सेटअप बनाया हुआ है, तो कहीं से कोई अच्छा मशवरा, सजेशन, लगता था कि एवरीबॉडी इज क्लूलेस कि करना क्या है। और ये तो कोई आज की बात नहीं है कि हम बॉलरों को नहीं इस्तेमाल करते, तो बहुत हम ही सालों से डिस्कस कर रहे हैं। 18 लोग टीम के साथ हैं, जिसमें से एक तो बहुत ही जीनियस है, अजहर महमूद, जिनको यही नहीं पता कि पाकिस्तान में स्पिनर्स हैं कि नहीं है। उनको यही नहीं पता था ड्यूरिंग द वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच के सलमान अली आगा भी बॉल करते हैं, सिर्फ 2 ओवर कराए। खैर, ये बात तो मैंने उनकी कप्तानी की कर दी। दूसरी चीज, मैं जो राशिद ने बोली है उसको मैं टोटली एग्री करता हूँ कि जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं उन्होंने हमें बहुत ही डिसअपॉइंट कर दिया। बाबर जिस तरह खेले, मैं हैरान हूँ। बाबर आजम तो ऐसा लग रहा है कि कोई नया बच्चा जाकर खेलना शुरू किया है। जिस तरह रिजवान आउट हुए, रिजवान को आप देखें, उसका डिसमिसल दिखाएं। रिजवान जी दिखा रहे हैं जो एलबीडब्ल्यू आपस में खुल गए ऐसे करके। ये ऐसा कोई खेलता है? तो कोई टेस्ट क्रिकेटर, ये देखें, कोई इतना बड़ा क्रिकेटर इस तरह खेलता है कोई, कि जिस तरह आप खेल रहे हैं। फिर बॉलिंग के ऊपर आ जाए तो वही हमारे तीनों सीनियर बॉलर्स ने, मतलब आप कामरान गुलाम का शॉट देख लें, वो क्या शॉट था जिसपे वो कैच आउट हुए हैं। मतलब अच्छा, इन एनी केस राशिद भाई, अब हमारे ये पहले मैच में ट्राई सीरीज का, उसमें एक बड़ा अच्छा ट्रेलर नजर आ गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होने वाला है। स्पेशली अभी भी हम जी एक ही, मतलब अभी भी हम अटल हैं कि बस 1 स्पिनर इज ओके इनफ फॉर अस। मतलब देख ही लें कि सामने क्या रिजल्ट आ रहा है। एंड व्हाई आर दे नॉट ईटिंग टू गुड एडवाइस, ये भी बताएं। देखिए, जब इन्फ्लुएंस ऊपर से आ जाता है ना, सिलेक्शन नंबर की डमी लग रही है बिल्कुल। जिनके साथ हम जिनको जानते हैं, जितने भी लोग हैं, वो ऐसे फैसले नहीं कर सकते। ऊपर से जब फैसले नाजिल होते हैं ना, तो फिर आपकी टीम खराब होती है। कितना ऊपर, मतलब ये भी एक सवाल है कि कहाँ ऊपर से आ रहे हैं। क्रिकेट अथॉरिटी के जो चला रहे होते हैं वो, और जो उनको लेके आए होते हैं, तो उन्हीं का कनेक्शन होता है ना। तो वरना 4-5 प्लेयर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं, वो कैसे आ सकते हैं? तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, ग्राहम बेल पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कामयाब है जिसने टेलीफोन ईजाद किया था। तो ये इन्फ्लुएंस जो है ना, पाकिस्तान में डीमेरिट का जो सिस्टम है ना, शुरू से चलता हुआ आ रहा है। कहीं हमें कामयाबी मिल जाती है टोटो में, शॉर्ट टर्म में, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करनी नहीं आती। कोई भी चेयरमैन आता है, जो उनको लेके आए होते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। But at the same time, राशिद भाई, anybody, you know, आप देखिए, इतना इस पे एफर्ट हो रही है। स्टेडियम बन रहा है, रिकॉर्ड टाइम में बन गया, इनॉग्रेशन हो रही है, हम होस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। Why would the management or anybody in PCB would not want कि हम लोग ये जीते? अपनी तरफ से तो बेस्ट ही कर रहे हैं। अपनी तरफ से तो हर एक की ख्वाहिश होगी यार कुछ भी कर लें, हम जीतें। मकान बनाए जाते हैं, घर नहीं बना सकते। जो मकान जिनको बनाने आते हैं ना, घर भी बनाने आने चाहिए। उसको आबाद कैसे करना है, उसको लेके के चलना है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं,
बिल्डिंगें बनाने से अगर टीमें अच्छी हो रही होती है, सऊदी अरब भी बनाने जा रहा है अभी, देखते हैं कितने दिन में ठीक हो जाएगी। कतर ने पूरा बना लिया, पूरा वर्ल्ड कप करा दिया, देखते हैं कतर की टीम कहाँ पे आती है। तो ये सारी बातें ना, ये अपनी पर्सनल सक्सेस है, ये पाकिस्तान की सक्सेस कहीं से नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब ये बताइएगा सिकंदर के कराची की पिच आपको क्या लगता है, क्या बिहेव करेगी? कराची टीम पहुंच चुकी है, दूसरा फहीम अशरफ की जो इंडक्शन हुई है, उनको मौका देना चाहिए। हारिस अभी भी अनफिट है बाय द वे। भाई देखें, जब आपने उनको टीम में रखा है तो खिलाएं। कराची की पिच भी लाहौर की तरह ही बिहेव करेगी, थोड़ा सा इसमें हवा यहाँ पे ज्यादा चलती है, वो इसलिए कि देखें इन पिचेस पे मैचेस नहीं हो रहे थे इतने दिनों से। उनको अच्छी तरह रोल करके उन्होंने ड्राई रखा हुआ था। ये पिच को शुरू के जो ओवर्स थे उसके अंदर आप देखें गेंद रुक के आ रहा था। जो आउट हुए दो लड़के, एक तो कॉटन बोल्ड हुआ है उससे, वो भी गेंद रुक कर आया, दूसरी एक और एक लड़का था जिसने ऐसे करके बैकफुट पे पुश करके खेला था, कवर में गेंद चला गया। तो गेंद जब रुक के आता है तो बैट्समैन घबराता है। वही चीज रिजवान ने बोली कि शुरू में पिच डिफिकल्ट खेल रही थी, बाद में तो बहुत ही आसान हो गई थी। मैं शाहीन की बॉलिंग का जरूर जिक्र करूंगा। आप अभी देखें उनकी बॉलिंग के जो उनको मार पड़ी है, 90% उनको हिट लगी है मिड विकेट, लॉन्ग ऑन पे, इधर मारे थे बेसबॉल वाली शॉट। तो उसका क्या मतलब हुआ? राशिद से पूछे इसका क्या मतलब होता है कि शॉर्ट गेंदें कर रहे हैं आप। यार आखिरी ओवर आप करा रहे हैं, 25 रन उसमें दे दिए, 17 आपने अपने सेकंड लास्ट ओवर में दे दिया, आप यॉकरें मारे, भूल गए यॉकर कराना। यानी हैरत की बात है कि शाहीन इतने पुराने क्रिकेटर्स हैं, वो अपने पता नहीं उनके सुसर को वो कह रहे हैं कॉपी करो, तो उनके सुसर क्या इस तरह तो नहीं बॉल करते थे ना। तो वो आप मिड विकेट पे छक्के खा रहे हो यार, मिड विकेट के ऊपर। इसका मतलब है कि आप शॉर्ट गेंदें कर रहे हो। मैं हैरान हूं कि ड्रेसिंग रूम में लोग बैठे क्या कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा फॉल्ट ये है जो भी राशिद कह रहा था कि आप मकान तो बना लेंगे, घर नहीं बना सकते। कि भाई आप लड़कों को खिलाएं। आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में ये लड़के खेलते हैं, हारिस थोड़ी देर बाद हमारे लड़के अनफिट हो जाते हैं। फाइनल 11, हाँ फाइनल 11 का बता दें कराची के लिए। मेरे ख्याल से तो उनको किसी तरह मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि फाइनल 11 मुझे लगता है हसनैन आ जाएगा। ये हसनैन नहीं आएगा तो फहीम अशरफ आ जाएंगे, तो तीसरे पेसर होंगे, उसके अंदर बाकी वही लड़के हैं। राशिद भाई आपकी राय? आपने खिलाना है। क्लोजिंग कमेंट। स्पिनर एक चाहिए, स्पिनर चाहिए, स्क्वाड में है नहीं। और हमें सऊद शकील को ओपन करा के बाबर आजम को नंबर 3 पे करना चाहिए। ठीक, ऑलराइट। बहुत में अब्दुल्ला जी मैं फिर कहूंगा कि साजिद खान को डालें, किसी तरह खिला के देखें। तो वो सीनियर क्रिकेटर है, वो उसको आपने टैग कर दिया टेस्ट हम कोई तब्दीली कर सकते हैं वैसे? हम कर सकते हैं कोई तब्दीली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? जी 11 फरवरी तक आप टीम चेंज कर सकते हैं। टीम के जो भी प्लेयर कल 11 आप चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। चले, यानी आज अब बहुत सी हमने बातें कर ली हैं और भी बड़े लोग बातें कर रहे हैं। लेट्स सी कि गुड एडवाइस दी जाती है कि नहीं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिकंदर, थैंक यू, वेलकम बैक जी। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ें करनी है। और कराची वाले लोग आजकल वैसे देख रहे होंगे कुछ हेलीज जो है ना हमें हवा में ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, एंड दे मस्ट बी वंडरिंग कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो हम आपको बता देते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। कि पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम 9th कसीरुल कौमी बहरी अमन मश्क 2025 जारी है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कीपिंग द स्काइज बिजी, जिसमें 60 से ज़्यादा मुल्कों के जहाज़ और फोर्सेस हिस्सा ले रहे हैं। 17 नेवल चीफ्स एंड हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं इसमें। इसके अलावा भी कल अमन डायलॉग की तकरीब से वज़ीर दिफा नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और दीगर ने खिताब भी किया। साथ ही आपको ये भी बताना है कि मुकर्रीरीन का कहना था कि सबका इज्तिमाई फ़र्ज़ है कि समुंदरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएँ। ये जो सारी मश्क होती है, हम मशक़ें हैं, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं हम लोग, और इस मरतबा पिछली वाली एक्सरसाइजेस से मामला कितना डिफरेंट है, ये सब हम जानेंगे। पर्सन हु विल टेल अस अबाउट इट, रिटायर्ड एडमिरल फैसल शाह साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए हैं। पहले तो हमें अमन डायलॉग, बिकॉज हमें पता है कि इस किस्म की एक्सरसाइज वगैरह तो होती रहती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अमन डायलॉग में हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं? देखिए, सी जो है ना, समंदर, वो एक मुश्तरका सासा है इंसानियत का। तो वहाँ पे जो कुछ भी होता है उससे हर कोई इफ़ेक्ट होता है। True. अब जो कुछ हो रहा है उससे इफ़ेक्ट होने से बचने के लिए आपको दूसरों का ताउन चाहिए होता है। कोई एक मुल्क अकेला इसको हैंडल नहीं कर सकता है। तो उस ताउन के लिए ज़ाहिर बात है उनसे कोई बातचीत करने की ज़रूरत है, उनके साथ कोई मशक़ें करने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है,
उनको कुछ समझाने की ज़रूरत है। तो ये जो अमन डायलॉग है ये बेसिकली इसी पर्सपेक्टिव में है कि जी दुनिया भर से नेवीज़ आएँ, उनके लोग आएँ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और फिर एक कोई स्ट्रेटजी डेवलप की जाए कि आइंदा आने वाले जो चैलेंजेस हैं सी पे उनको कैसे निगोशिएट करना है और उससे कैसे उसको अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करना है। अच्छा, तो ये 70 से ज़्यादा मुल्क जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 17 नेवल चीफ्स जो हैं दे आर, तो हम क्या उनको इनवाइट करते हैं या फिर इट्स स्केड्यूल्ड एक मीटिंग होती है कैलेंडर ईयर में हम लोग हर साल करते हैं? देखिए और समथिंग डिफरेंट ये 2007 से ये सिलसिला शुरू हुआ है और ये हर 2 साल बाद होती है। तो ये पता होता है सबको कि 2 साल बाद अमन एक्सरसाइज होनी है। राइट। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखें 2007 में जब ये शुरू हुई तो इसमें सिर्फ 28 नेवीज़ ने पार्टिसिपेट किया, आज 60 कर रही हैं। तो बतदरीज इसमें बढ़ाई हो रही है, इसमें बेहतरी आ रही है, लोग ज़्यादा इसको रियलाइज़ कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस को और इसकी अहमियत को समझ रहे हैं। इसका एक और पहलू भी है, इसका एक और पहलू ये है कि आपको याद होगा कुछ साल पहले हमारे एक हमसाए मुल्क ने कहा कि हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर देंगे। ऐसा ही हुआ था। अच्छा, पहली बात तो ये कि दुनिया में कोई मुल्क किसी मुल्क को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर मुल्क की अपनी एक वैल्यू होती है। पाकिस्तान ने इस चीज़ को बारहा मुस्तरद करके दिखाया है, इसको गलत साबित करके दिखाया, और ये अमन जो है ये तो हर 2 साल बाद इसको गलत साबित करती है इस दावे को। बिल्कुल, और पार्टिसिपेशन ऑफ मुल्क जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अच्छा, हर 2 साल बाद होती है, तो इसमें कोई स्पेसिफिक मौजू होता है जो ज़ेरे बहस आता है कि हर साल की ये थीम है, एज इन हर दफ़ा की ये थीम है, या मल्टीपल इश्यूज एट द सेम टाइम? नहीं, इसमें बिल्कुल हर साल एक थीम होती है और इस साल की थीम है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी जी, मतलब सीज पे सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है और उसको फिर उसके लिए कैसे काम करना है। तो स्पेसिफिकली इस दफ़ा हम जो है ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम सिक्योरिटी को फोकस किया हुआ है। तो उसके बाद व्हेन द डायलॉग इज ओवर तो उस पर कोई मुआहदे साइन होते हैं, द रेस्ट ऑफ द ईयर उस पर मजीद कोई काम होता है, मतलब इसकी क्या एंड होती है, अचीव क्या किया जाता है? जी देखें, इसमें जब बातचीत होती है ना तो इसमें फिर मुख्तलिफ प्रपोजल्स आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से, फिर उन प्रपोजल्स को इवेलुएट करके फिर उनको भेजा जाता है और उस पर फिर स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है, फर्दर प्लान्स डेवलप किए जाते हैं, उनके साथ मिल के किस तरह से आगे काम करना है, किस चैलेंज को किस तरह निगोशिएट करना है, वो सब चीज़ें फिर इससे चार्ट आउट होती हैं। ये चीज़ ज़रा डिस्कशन में काम आती है, हम ब्लू इकोनॉमी वाला फैक्टर एट टाइम्स इग्नोर कर देते हैं। अभी भी इसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा है कि हम उसका बहुत ही कम परसेंटेज यूटिलाइज कर रहे होंगे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं आप कि उसका पोटेंशियल अभी ज़्यादा है, लेकिन उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट और उसकी तरफ फोकस हमारा फ़िलहाल कम है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि पिछले 2-3 सालों से इस पर फोकस बढ़ गया है गवर्नमेंट का भी, और जो अवेयरनेस है सबसे पहले तो वो क्रिएट करनी है लोगों के बारे में। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि देखें, जब आपके पास टाइम होता है, पैसे होते हैं, आपको छुट्टियों पे जाना होता है तो आप किधर जाते हैं? पाकिस्तान में अगर आपने कहीं जाना है तो आप नॉर्थ की तरफ जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं। कभी आपने सोचा कि आपकी कोस्ट पे भी ऐसी जगहें हैं जो देखने के काबिल हैं और आपका पैसा वहाँ पे खर्च करने से ज़ाया नहीं होगा? इतनी खूबसूरत जगह है हमारी कोस्ट, सिंध कोस्ट भी, मकरान कोस्ट भी, लेकिन हम नहीं जाते क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। और फैसिलिटीज़ का भी फुकदान है, आप सही कह रहे हैं। लोग जब जाना शुरू होंगे तो फैसिलिटीज़ भी डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, अच्छे रिजॉर्ट्स भी बनेंगे, सेफ्टी सिक्योरिटी सब चीज़ें वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करना जो है ना वो एक बेंचमार्क है, वो हो जाए तो उसके बाद जाहिर बात है कि फिर गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन लोगों को भी अपना रोल प्ले करना है। हमारे हमसाए मुमालिक हैं, उनमें हमारी जैसी कोस्ट है और वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कोई फॉरेन टूरिस्ट नहीं आता, लेकिन उनका फिर भी डोमेस्टिक टूरिज्म इतना है कि वो 5% ऑफ देयर जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, पहले हम अपने लोगों को तो माइल करेंगे, वो इस तरफ आए तो हम जो है वो फॉरेन टूरिस्ट जो है उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। रिटायर्ड एडमिरल फैसल शाह। और जी ये कल जो है इसमें फ्लीट रिव्यू भी होगा, जिसमें टुमारो इज द लास्ट डे एक्चुअली। प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या कोई और डिग्निटरी इसमें शिरकत करेंगे और सारा मुआयना करेंगे। सो उसके बारे में भी जियो न्यूज़ पे तो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये हम पहले भी बात कर रहे थे और वीकेंड से फ्राइडे को भी हमने ये बात की थी, कराची में हैवी ट्रैफिक, बिलखुसूस खूनी डंपर्स आए रोज़ मोटरसाइकिल सवारों की जानें जो हैं
जानों से खेल रहे हैं। और हफ्ते को भी बाय द वे डंपर्स ने कोरंगी इब्राहिम हैदरी से क्रॉसिंग जाते हुए मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को रोंद डाला। तीनों मौके पर जाँ बहक हो गए। मतलब आप अंदाज़ा करें, एक डंपर आ रहा हो और आगे मोटर बाइक पे, मतलब व्हाट्स द चांस कि कोई बचेगा। और शहरियों ने डंपर को आग लगा दी। फरवरी के 8 रोज़ में शहर में ट्रैफिक हादसात में 21 शहरियों की जानें गई हैं, जबकि 1.5 माह से भी कम अरसे में 70 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ट्रैफिक हादसात में जहाँ बहक हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर कराची में दिन के औकात में डंपर्स के शहर में दाखिले पर पाबंदी लगाने का फैसला जो है वो किया गया है। फैसला हो गया है। अब ये डंपर्स कब से कब तक चल सकेंगे? और ये भी होता है एट टाइम्स के कुछ ले दे के बात बन जाती है और ये फिर भी अपने रूट पर निकल जाते हैं। ये हमें होता है कि चले, ये तो बता दिया है उन्होंने कि फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, ये जो रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक न्यूज़ कराची तारिक मोइन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं एग्जैक्टली कब से कब तक ये चल सकेंगे। लेकिन आप सबसे पहले तो बताएं, इम्प्लीमेंटेशन ऐसी चीज़ों की होती है बिकॉज इस किस्म के इकदाम पहले भी हुए हैं। जी हाँ, देखें, इस किस्म के इकदाम हुए थे और ये अब से नहीं है। मुख्तलिफ औकात में इसके नोटिफिकेशन जारी होते रहे हैं कि रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक हैवी ट्रैफिक जो है वो शहर के अंदर दाखिल नहीं होगा। सुना तो हमने भी, ठीक है, ये तमाम शाहराहों के लिए था। लेकिन हुआ ये कि बाज़ जगहों पे उसको अदालती किसी फ़ैसले का वो जवाज़ बनाकर और उनको इजाज़त दे दी गई। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि ये डंपर जो ख़ास तौर पे तामीराती काम के लिए मुख्तलिफ सामान, सीमेंट है, रेती, बजरी और ये सप्लाई के लिए यूज़ होते हैं, ये शहर में आना शुरू हो गए हैं। अब जबकि शहर में बड़े प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, तो इनके लिए आना आसान हो गया कि जी एक जवाज़ बना हुआ है, अदालत ने कहा है जी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो रुकना नहीं चाहिए, शहर का जो डेवलपमेंट का वर्क है। तो लेकिन इसके बावजूद इनकी इतनी बड़ी तादाद शहर में आने लग गई कि वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। एक तरह का उनको जवाब भी मिला हुआ था कि उन्हें आने की इजाज़त है। तो ये मामला थे जो इतने ज़्यादा बिगड़ते गए कि ख़ास तौर पे हम देखते हैं मलीर जो ज़िला है, इसके अलावा कोरंगी का ज़िला है, उसके अलावा ये हमारे पास गरबी का इलाका है, ये इन इलाकों के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्कीम 33 है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हादसात भी बहुत ज़्यादा हैं, नेशनल हाईवे पर भी और ये सुपर हाईवे की तरफ भी, और बाकी शहर के सुरजानी और ये वाला एरिया, इसके अलावा ये हब से जो आने वाला रोड है इस पर भी। तो ये सारी चीज़ें थी जो मिलकर एक तरह से थोड़े ही अरसे के अंदर अभी ये बहुत ज़्यादा हो गया कि एक्सीडेंट हो रहे हैं। अब इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इन डंपर्स के रजिस्ट्रेशन को चेक नहीं किया जाता, इनके ड्राइवर्स का जो है उसका डेटा नहीं है किसी के पास भी ना। इसके साथ ही वाटर टैंकर भी बड़ी तादाद में शहर के अंदर, उनकी वजह से सर्विसेज में कहा था, देखिए एसेंशियल सर्विसेज हैं, लेकिन 24 घंटे हाइड्रेंट नहीं चल रहा। 24 घंटे वाटर टैंकर कैसे चल रहे हैं? आप उनके लिए भी टाइमिंग मखसूस करनी चाहिए, आपको ये कंट्रोल करना चाहिए, गवर्नमेंट का काम है। आसिफ हैदर शाह जो चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने बैठ के इजलास किया, तो अब ये चीज़ें बिल्कुल ओपन होकर सामने आई हैं कि इनकी ये सारी चीज़ें चेक भी होनी चाहिए। इनके औकात कार को भी आपको पाबंद करना पड़ेगा इनको कि ये यहाँ शहर में ना आए। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया, ज़िले इंतजामिया, उनका भी कोई काम है, उनको भी आगे आना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनको भी आके सड़कों पर आके इन चीज़ों को मॉनिटर करना चाहिए। और एटलीस्ट इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हम स्टैट्स आपको बता रहे हैं कि मतलब 8 दिनों में कितने लोग मर गए और बिल्कुल सेम टू सेम इन्हीं हादसात में। अब हमारे यहाँ इतने कैंपेन्स चलते हैं, मतलब हेलमेट पहने तो सीट बेल्ट होनी चाहिए। एक बात ये भी थी, मोटरसाइकिल पे 3 अफराद सवार थे, मोटरसाइकिल पे 3 क्यों सवार थे? ये मैं आपको एक बड़ा एक डेटा है कि इस वक्त शहर के अंदर 43 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिल हैं। हर साल 1 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड हो रही है, यानी कि कराची में 11,000 से ज़ायद मोटरसाइकिल हर महीने रजिस्टर्ड हो रही है। अब ये मोटरसाइकिलें इतनी बड़ी तादाद के अंदर शहर के अंदर क्यों हैं? क्योंकि आपने कोई मुतबादिल ट्रांसपोर्ट निज़ाम नहीं दिया हुआ शहरियों को। इस वजह से शहरी अपनी मोटरसाइकिलों पे, उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है। 3-3, 4-4 लोग हम देखते हैं शारा फैसल के ऊपर, बच्चे बिठाए हुए हैं, खातून बिठाई हुई हैं, उसके साथ उनके आगाही मुहिम भी नहीं चलाई गई। आप चिंची रक्षों को भी इस सारी कॉन्वर्सेशन में इसलिए डाल दें क्योंकि वो तो नंबर प्लेट भी नहीं लगी होती, वो तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, बच्चे चला रहे होते हैं। ये भी एक बड़ा अलमिया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मौजूद नहीं है। तो जो जितने छोटे और दूसरे जराए हैं लोगों के लिए जो चीप हैं वो यहाँ पर शहर में आ रहे हैं, और उनकी इतनी बड़ी तादाद यहाँ रजिस्टर्ड हो रही है जिसका अंदाजा नहीं हो रहा। उससे हमें इस चीज़ का भी अंदाजा हो रहा है कि पॉपुलेशन कितनी तेजी से इस शहर की बढ़ रही है। उस पॉपुलेशन से अंदाजा होना चाहिए हमें क्या क्या करने की जरूरत है। क्या ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो वो अपना काम कर रहा है? वो फाल है? नजर नहीं आता। DIG ट्रैफिक कहते हैं कि मेरे पास जितने वसाइल है मैं उसमें काम कर सकता हूँ, लेकिन ये आगाही मुहिम, ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है।
जी है, ये एग्जिस्ट जी हाँ, ये KDA के साथ एक डिपार्टमेंट होता है, अटैच है, वो मौजूद है। उनका काम यही होता है ट्रैफिक की प्लानिंग करना। अच्छा, उनका काम है सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक के आसानी। हम जरा सिटीजन जर्नलिज्म को भी एक्टिवेट करना चाहते हैं इधर। अगर आप अपने इलाके में ये औकात उन्होंने बता दिए डंपर्स वगैरह तब कब चल सकते हैं, विच इज रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। अगर आप लोग देखते हैं, यू हैव टू रिपोर्ट, क्योंकि इसको हम लोग भी ना जरा कंप्लेसेंट हो गए हैं इन द सेंस कि हम कहते हैं भाई चल रहा है, इस मुल्क में का तो निजाम ही है, शहर में यही है। वैसे शहरियों का भी है, हाँ, शहर तो का। लेकिन हमें भी विजिलेंट, लेकिन हमें मोटरसाइकिल वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको आगाही हो, शहर में ट्रैफिक सेंस हो, उनको कहाँ चलना है, किस लाइन में चलना है। मेरी बात सुनिए, मोटरसाइकिल वाला क्या आप यहाँ पे बैठ के लेक्चर होते हैं, हमने इश्तिहार भी देखे हैं, सारा कुछ हुआ है, ये तो बेसिक सिविक सेंस है ना। ये कैसे दिमाग में घोल के पिलाएं कि आपने अपने सिग्नल पे निकलना है, वो जो 2 सेकंड का बीच में वक्त होता है, 4 एक जंक्शन के ऊपर जिसमें सामने वाले का सिग्नल खुलना होता है, उसमें तमाम अतराफ जो मोटरसाइकिल खड़ी होती है वो निकलने की कोशिश करती है। देखें, इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है कि लाहौर में एक चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, हम देख रहे हैं वहाँ पे भी कि मोटरसाइकिल के लिए उन्होंने एक बिल्कुल अलहदा लाइन बना दी है। कोशिश कर रहे हैं वो भी, हमारे यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी, एक अलहदा पट्टी डाल के मोटरसाइकिल उस तरफ चली जाए, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा मुहिम नहीं चलती। मुस्तकिल बुनियादों पे मुहिम चलाने की ज़रूरत है। आ गई उसमें सबको, पूरे जो सोसाइटी के तमाम एलिमेंट्स हैं, चाहे NGOs हों, चाहे हम मीडिया भी उसमें शामिल हैं, हम वक्तन फ़वक्तन आगाही देते रहते हैं, लेकिन एक हद तक जा सकते हैं ना हम। ये मुस्तकिल बुनियाद पर हुकूमत को मुहिम चलाने की ज़रूरत है, लोगों को ट्रैफिक सेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया तारिक। ट्रैफिक सेंस की तो मैं कहता हूँ स्कूल से शुरू करेंगे सेंस देना, मेरा ख्याल है। ट्रैफिक नॉनसेंस कहें, क्योंकि वो लिटरली कभी कभार अब लगते हैं कि इसको तो ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड नहीं थी, इसमें तो एक सेंस चाहिए थी आपको, और आप किस तरह निकल रहे हैं। और ख़ासतौर पे ये जो सिग्नल खुलने से पहले वाला एक रश होता है ना, पता नहीं किधर पहुँच रहे हैं। सो मतलब ये क्वेश्चन तो ये होता है ना कि जल्दी किस बात की है, फिर देखें क्या हादसे होते हैं। शुक्रिया आपका तारिक साहब। अच्छा जी, जल्दी से कुछ विजुअल्स अच्छे वाले दिखा सकते हैं? गर्मा गर्म डिस्कशन के बाद जरा कुछ ठंड माहौल दिखाते हैं आपको। नीलम वादी के जी बर्फ़ पड़ रही है कोई शदीद किस्म की, और ये ताज़ा तरीन विजुअल्स जो हैं ये सामने आए हैं। और हमारे यहाँ तो आपको बताया ही है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं, हमारी तो सर्दी बिल्कुल आई नहीं, गायब हो गई। तो ये देख के खुश हो बस आई थी और फिर चली गई, मुश्किल आई थी, हाल अहवाल पूछा हमारा, हेलो हाउ आर यू तक बात रही। हम शुरू में बात कर रहे थे, लेकिन अब जरा डिटेल में बात करते हैं। और इससे पहले हमने एक और भी बात इंटरेस्टिंग चीज बतानी थी ना, आपको याद है हम जो ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, आज वर्ल्ड पल्सेस डे है, यानी कि दालों का आलमी दिन आज। दाल चावल, जो दाल खाते हैं, दाल रोटी, दाल चावल। और अच्छा, हम जितना भी कहते हैं कि जी मतलब दाल रोटी खा लेंगे, ये दालें सारी, हम ज्यादातर दालें इंपोर्ट कर रहे होते हैं। हाँ, कैन यू इमेजिन, मतलब हमारा कितना स्टेपल फूड है, हमारी स्टेपल डाइट है, मतलब कुछ ना भी खाए ना, सिंपल बेसिक चीज दाल चावल या दाल रोटी तो होती है, एंड इट इज नॉट आवर ओन, सो नीड्स टू बी। चावल हमारे अपने होते हैं, मतलब दाल इज नॉट, हाँ मतलब चावल होते हैं, और दाल भी मतलब नॉट आवर ओन, ये नहीं कि हम अपने पड़ोसियों से, मतलब अपने हम पड़ोसियों से ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ से ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं हम कहीं से दालें, लेकिन हमें पसंद बहुत है। नोट ये करने वाली है कि हम नहीं बनाते, तो ये इसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। It was quite an eye opener for me. अच्छा, what is your favorite दाल वैसे? I love dal. What is your favorite दाल? सारी दालें वैसे तो, लेकिन I like चने की दाल a lot. I like काली दाल also, and अरहर की दाल आपने खाई है कभी? अरहर की दाल, वो बहुत मजे की होती है। और माश की दाल, माश की दाल जो कि जब आप मोटरवे पे, हाँ GT रोड वगैरह पे आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो वो ढाबे पे मिलती है। ठीक है जी। सो जस्ट इन केस यू डिडंट नो, आज पानी पीना पड़ेगा, मुंह में पानी आ गया। आलमी दिन है। अभी हम आगे बढ़ेंगे और सदर डोनाल्ड ट्रंप की हम बात कर रहे थे सुबह, जब से अमेरिका की सदारत इन्होंने संभाली है, गजा को फलस्तीन से, आपको पता है फलस्तीनियों को यहाँ से निकालने के बयान दिए चले जा रहे हैं। मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से कहते हैं, जैसे ये तो मतलब कोई बिग डील है ही नहीं कि उनको चाहिए कि वो निकल, मतलब वो जो सदियों से रह रहे हैं, जिनका घर है, जिनको कितनी बार ऑलरेडी निकालने की कोशिश की गई है, वो कह रहे हैं इर्द गिर्द के मुल्क जो हैं उनको अकोमोडेट कर लेना। उसको शय मिली है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू का अब ये कहना है कि सऊदी अरब फलस्तीनी रियासत अपने मुल्क में बना सकते हैं। क्यों भाई? ना सिर्फ ये काबिल मजम्मत है, बल्कि इससे इसराइल के अज़ाइम भी जाहिर हो रहे हैं कि वो फ़लस्तीनियों को इनके तारीख़ी और जायज़ जो इनका मकाम है, जो इनकी सरजमीन है, इससे निकालने के दरपे है। अगर एक सेकंड पॉज, सोचें कि पूरे पाकिस्तानियों को आप कोई कह दे आके कि पाकिस्तानियों का कोई और जाके पाकिस्तान बना लो ना, थोड़ा सा
ये ज़मीन हम ले रहे हैं, मतलब कैन यू इवन इमेजिन कि ये बातें हो रही हैं? द गुड थिंग इज कि इसको कोई इतनी घास नहीं डाल रहा। इजरायली वज़ीर आज़म के बयान पर मुस्लिम ममालिक का सख्त रद्द अमल भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने के इजरायली वज़ीर आज़म के बयान की मजम्मत की है। वैसे ये बातें की तो जा रही हैं और आफ्टर सम पॉइंट फिर ये सीरियस लेनी भी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि इजरायली वज़ीर आज़म का बयान इश्तियाल अंगेज़, गैर संजीदा और नाकाबिले कबूल है। बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। फ़लस्तीनियों की बेदखली की कोई भी तजवीज़ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। नायब वज़ीर आज़म ने इस मामले पर तुर्की, ईरान, मिस्र के वज़राए ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक राब्ते भी किए हैं, बिकॉज करने भी चाहिए। सऊदी अरब ने इजरायली वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया है और कहा फ़लस्तीनियों के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान कह चुके हैं कि सऊदी मौक़िफ़ में किसी भी सूरत हाल में मुख्तलिफ तशरी की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। शुक्र है, मतलब इट नीड्स टू बी यूर राइट, इट नीड्स टू बी सेड अलाउड। जितना भी आप इसको संजीदा ना लें कि वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं ट्रंप एंड ऑल, लेकिन अपना मौक़िफ़ जो है दोबारा रीइटरेट करने की बहुत ज़रूरत है। और इसी तरह सऊदी UAE, कतर, ओमान, कुवैत, बहरीन ने भी नेतन्याहू के बयान को इश्तियाल अंगेज़ और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। मतलब आप ट्रंप की पोजीशन देख के आप उनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, लेकिन जब वो कनाडा से मुताल्लिक बात करते हैं कि उसको तो 51st स्टेट होना चाहिए या इस बारे में बात कर रहे हैं, द वर्ल्ड टेक्स दिस सीरियसली। मतलब जस्टिन ट्रूडो का भी बयान आया कि वो ट्रंप संजीदा हैं कनाडा से मुताल्लिक अपने मौके पर बयान में। ट्रंप मतलब क्योंकि सदर ट्रंप का सारों के को ही कुछ पता है कि वो कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं। उनके पास 4 साल हैं, उन्होंने पहले दिन से ही काम स्टार्ट कर दिया है। सो यस, इस पे बात तो सीनियर सफारतकार साबिक सेक्रेटरी खारजा अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर भी रहे हैं एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। एजाज साहब, पहले सदर ट्रंप ने बज़ात खुद फ़लस्तीन से मुताल्लिक अजीब से बयान दिए, फिर नेतन्याहू शुरू हो गए हैं, अब फ़लस्तीनियों को कह रहे हैं कि जी सऊदी अरब में इनको बसा दिया जाए, वहाँ एक फ़लस्तीन बना लें इनके लिए। ज़ाहिर है इस पर सख्त रद्द अमल आना था, आया है, आ रहा है। क्या मकसद नज़र आता है आपको इस तरह के बयानात का? क्या बस ये वाटर टेस्ट कर रहे हैं या वाकई कोई बड़ी साजिश है पसे पर्दा? मेरे ख्याल में तो ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ग्रेटर इजराइल का जो मंसूबा था उसके ऊपर बहस की जाए, उसको लाया जाए सामने, और ये एक साजिश है एक किस्म की। और पहले ही आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के अलावा उनके जो वीर हैं अक़वाम मुत्तहिदा के भी और जो इसराइल के लिए जो उनके सफ़ीर हैं, दोनों ने कहा कि वेस्ट बैंक के ऊपर अब इसका कब्ज़ा होना चाहिए। और साथ ही साथ आपने देखा कि लेबनान और ये अपनी एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। इन्होंने अपना एक ग्रेटर मैप इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की सोशल मीडिया अकाउंट पे छपा है। उसमें जॉर्डन का कुछ हिस्सा उन्होंने दिखाया, इसके अंदर शाम का कुछ हिस्सा, गोलान हाइट्स के बफर जोन पे तो ऑलरेडी इन्होंने कब्जा कर लिया। इसी तरह एक ज़ायनिस्ट ने भी ग्रेटर मैप छापा हुआ है जिसमें वो कहते हैं ना कि नाइल से यूफ्रेटिस तक वो सारा इलाका, तो ये उसकी तरफ ले जा रहे हैं। इनका ये ख्याल है कि अब जब अल-असद रजीम भी ख़त्म हो गई और इसराइल के लिए रेजिस्टेंस जो है ईरान की तरफ से भी कम हो गई है, हमास कमज़ोर पड़ गया है, ख़त्म तो नहीं हुआ लेकिन कमज़ोर पड़ गई है उसकी तंजीम, हिजबुल्लाह भी कमज़ोर पड़ गए हैं, तो ये उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ये चाहेंगे और ये वाटर टेस्ट कर रहे हैं कि कितना रेजिस्ट करते हैं ये सारे लोग कि हम अगर यहाँ पे ग्रेटर इजराइल बनाना चाहें। वो कहते हैं बिब्लिकल राइट्स हैं हमारे पास। तो ये क्रिश्चियन वर्ल्ड भी जूइश वर्ल्ड को साथ मिलाकर एक यक आवाज़ होकर कह रही है, लेकिन आपने साथ ही देखा रद्द अमल भी बहुत ही शदीद आया है। अरब की सारी दुनिया ने तकरीबन सब ने उसको मुस्तरद किया है, रिजेक्ट किया अंग्रेजी में, और साथ ही साथ यूरोपीय भी तमाम ममालिक बल्कि दुनिया भर के तमाम ममालिक ने कहा है कि 2 रियासती होना चाहिए, फ़लस्तीन की रियासत के बगैर काम नहीं चलेगा। और ये कभी नहीं हो सकता कि 2.3 मिलियन लोगों को उठा बाहर फेंकें
मतलब ये बात उठाने का कुछ मकसद जो है वो बड़ा ही सिनिस्टर किस्म का लग रहा है कि क्यों एकदम से ये कॉन्वर्सेशन में बात आ रही है। एजाज चौधरी साहब ये बताइएगा कि गुज़िश्ता 1.5-2 साल में गजा की जंग से पहले से ही हमने देखा है कि इजराइल से मुतालिक सऊदी अरब का रवैया जो था वो बड़ा मुहतात रहा था, वो बातचीत से मसला हल करने की कोशिशों में था बेसिकली। लेकिन अब इजराइल जो कुछ कह रहा है, क्या सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक और इजराइल के ताल्लुकात में आप क्या प्रोग्रेस क्या देख रहे हैं? बेहतरी का कोई चांस आपको नजर आ रहा है? ये किस तरह, हाउ विल दे गो फॉरवर्ड? कम है। पहले आपको पता है कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले तो एक बाकायदा मोमेंटम बना हुआ था। अब्राहम्स अकॉर्ड तो खैर 2020 की हुई है, लेकिन एक मोमेंटम था और बड़ी ख्याल था कि सऊदी अरब भी शायद किसी वक्त शरीक हो जाए। लेकिन हमास के उस एक्शन के बाद से आपको पता है कि ये सिलसिला रुक भी गया। लेकिन जब से इन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं गाजा में, उसके बाद तो कोई जी शऊर शख्स नहीं सोच सकता अरब दुनिया में, मुसलमान दुनिया में, कि अब इसराइल को इस वक्त रिकग्नाइज किया जाए। इवन वो जो रिकग्नाइज कर चुके हैं, जिस तरह यूएई, उन्होंने भी बड़ा इस बयान को बड़ी सख्ती से मुस्तरद किया है। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त सऊदी अरब की इस पोजीशन में है। सऊदी अरब तो बहुत अरसे से ये कह रहा है कि जब तक एक अलहदा फ़लस्तीनी रियासत नहीं होती जिसका यरूशलेम का कैपिटल हो, ईस्ट यरूशलेम, वो हम नहीं मानेंगे। वो क्लियर पाथवे चाहते थे इसके लिए। पहले भी उन्होंने ये स्टैंड लिया था, बहुत अच्छा किया था और इस तरह स्टैंड लेना भी चाहिए। बल्कि मुसलमान दुनिया से तो सच्ची बात है कि हमारी कहीं ज़्यादा तवक्कुआत थी कि वो करेंगे, उन्होंने किया नहीं। लेकिन अभी इस माहौल में मैं नहीं समझता कि कोई भी अरब मुल्क जो है वो आगे बढ़ के इसराइल के को वेलकम करेगा या उसको तस्लीम करने के लिए एकदम आता। अच्छा रज़ा साहब, इजराइल जो कुछ कह रहा है और ट्रंप जिस तरह उसके पीछे खड़े हैं, ये मामला प्रॉब्ली हमारे हमसाया ईरान तक पहुंचने का खदशा भी मौजूद है। आपको पता ही है अमेरिका के क्या रिजर्वेशंस हैं ईरान को लेकर और इजराइल के भी। पाकिस्तान को क्या तैयारी रखनी चाहिए इस माहौल में? इसराइल की बहुत कोशिश रही है कि इसराइल फ़लस्तीनी मसला इसराइल ईरान मसला बन जाए। और वो चाहते थे कि ईरान चूंकि एक बड़ी ताकत है, उसने इसराइल को अभी तक काफ़ी मुश्किलात में डाला था, और वो चाहते थे कि अमेरिका किसी तरह उस जंग में मुलव्वस हो जाए जिसमें ईरान भी शामिल हो। वो नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता था। अब भी वो पूरी कोशिश उनकी होगी कि ईरान जो है उसकी जो कुव्वत है उसको किसी तरीके से कम किया जाए और इसराइल किसी ना किसी तरीके से उसको बीच में जंग में घसीटना चाहता है। ईरान की अपनी ख्वाहिश नहीं है कि कोई जंग करे, क्योंकि वो उनके भी अपने इक्तिसादी हालात ठीक नहीं है, वो उस पर काम करना चाहते हैं। अगर खुदा न खास्ता जंग का दायरा ईरान तक फैलता है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जंग हो जाएगी। पूरा खित्ता जो है उसकी लपेट में आने का खदशा है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अगर फ़र्ज़ किया इस तरह होता है तो पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए भी खासी मुश्किल होगी, क्योंकि हम किसी तौर पर भी फ़लस्तीन के साथ जो हमायत करते हैं उससे हम दस्तबरदार नहीं हैं। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब हमसे बात करने का। लेकिन हमें एक पर्सपेक्टिव और भी लेना चाहेंगे, इसलिए भी बिकॉज जब ये बातें सारी हो रही होती हैं तो यू नेवर नो, जो आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसका रिजल्ट वो निकल आए। और हम 2 नेशन थ्योरी की जो बात कर रहे हैं शायद उस तरफ ज़्यादा चांस बन जाए। लेट्स टॉक अबाउट दैट। माहिर आलमी अमूर बॉस्टन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर आदिल नजम साहब हमारे शो पे आते रहते हैं, उनसे पता कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि एक अमन मुआहदे के बाद ये चांस नज़र आता था कि फ़लस्तीन का मसला अब शायद मुस्तकिल हल की तरफ जा रहा है, और अब नेतन्याहू के ताज़ा बयानात और इस पर जिस तरह का आलमी रद्द-ए-अमल आ रहा है, इसके बाद जल्द खित्ते में मुस्तकिल क़याम अमन अब कितना मुमकिन रह गया है? मतलब कोई चांस आप देखते हैं कि शायद बात उस तरफ मोमेंटम भी बिल्ड हो? मेरी गुजारिश ये है कि अमन मुआहिदा तो कोई था ही नहीं। अगर ये हम वो टूटे फूटे वो जो सीज फायर था उसको अमन मुआहिदा कह रहे हैं, तो उससे फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी में तो कोई अमन नहीं आया ना सीरिया में आया, ना लबनान में आया, ना ईरान में आया, ना रीजन में आया, और खुसूसन फ़लस्तीनी बच्चे के लिए तो अमन नहीं आया। वो तो एक इम्पोजिशन थी ताकत की, जो फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म ढाए गए नेतन्याहू की तरफ से, जो गोले बरसाए गए और उसके बाद बाइडन के वाइट हाउस से मिलके एक तरह से इम्पोज कर दिया गया। तो
आई डू नॉट थिंक कि उसमें कोई अमन मुआहिदा था। और फिर जब मुलाकात हुई इन दो बेस्ट बडीज की, ट्रंप की और नेतन्याहू की, तो उन्होंने वही बात रिपीट की जो हमें पहले से पता थी। हमें नेतन्याहू ये कई अर्से से कह रहे थे, और ट्रंप तमाम अपनी इलेक्शन कैंपेन में हर शख्स ने जिसने ट्रंप को वोट दिया यही सोच के वोट दिया ना कि वो इसका फाइनल सोल्यूशन ले आएंगे। और फाइनल सोल्यूशन से उनकी मुराद बड़ी क्लियर थी, उसमें तो कोई एम्बिग्विटी नहीं थी कि मैं फलस्तीनियों को खत्म कर दूंगा। जब फलस्तीनी खत्म हो जाएंगे तो अमन आ जाएगा, फिर हम वहां खूबसूरत खूबसूरत घर बना लेंगे, रिवियरा बना लेंगे। दैट इज व्हाट ही मीन्स बाय पीस। मुझे डर है कि वो ये दूसरे मसाइल पे भी इसी किस्म की पीस लाएंगे, यूक्रेन में, कश्मीर में, सो ऑन सो फोर्थ। जहां तक बात है कि सऊदी अरेबिया या दूसरों का या हमारा अपना उस पर रिएक्शन, तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? मतलब जितनी वो एक वाहियात बात है, आई एम सॉरी कोई और मुझे लफ्ज समझ नहीं आता, उसके सिवाय रिएक्शन के तो और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इन अ वे द डाई इज कास्ट। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि ट्रंप की उस मुलाकात की वजह से अगर कोई फर्क पड़ा है तो सरप्राइज ये नहीं है कि बात क्या थी, सरप्राइज सिर्फ ये है कि अब पूरी खुली छुट्टी मिल गई है नेतन्याहू के जो वो पहले छुप छुपा के बात करते थे, अब वो खुल खुला के। ट्रेजेडी है। डॉक्टर साहब, इजराइल की जानिब से ऐसे बयान सदर ट्रंप के बयान के बाद से ही आपको पता है ज़रा ज़्यादा शुरू हो गए। फिर अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करना चाहेगा ही, लेकिन एट द सेम टाइम क्या सऊदी अरब से ताल्लुकात बिगाड़ने की कीमत पर अमेरिका इजराइल को इसी तरह से सपोर्ट करना चाहेगा, या ये बैलेंस रखना इनके लिए मुमकिन हो पाएगा? मुझे इजाजत दीजिएगा, इसमें दोनों जो आपकी बातें हैं उससे मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है, या मेरा नजरिया फर्क है। पहली बात तो ये कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पहले नेतन्याहू ऐसे नहीं करते। नेतन्याहू तो बड़े अरसे से यही कह रहे हैं, बिल्कुल खुल के कह रहे हैं। अब इसीलिए तो वो खिलखिलाए हुए थे जब ट्रंप साहब भी यही कहने शुरू कर दिया। ट्रंप साहब भी यही कह रहे थे, अपनी इलेक्शन कैंपेन में यही कह रहे थे जब वो कहते थे पीस, तो उसका मतलब हर एक पे जाहिर था कि यार जब फलस्तीनी खत्म हो जाएंगे। तो ट्रंप साहब के साथी जो हैं, जो इस वक्त अमेरिका के सफीर होंगे या यूनाइटेड नेशंस में, वो भी यही कह रहे थे। इलॉन मस्क और उनके दोस्त भी यही कह रहे थे। इजराइल की कैबिनेट भी यही कह रही थी। तो इन अ वे जो हुआ है फर्क वो ये नहीं है कि कोई नई बात आ गई है, फर्क सिर्फ ये हुआ है कि वो खुल के आ गई है। जो छुप छुपा के होती थी वो अब खुल खुला के होती है। और जहां तक दूसरी बात है, मेरे ख्याल में अमेरिका की नजर में देयर इज नो इक्विवेलेंस, नो बैलेंस, नन व्हाटसोएवर सऊदी अरेबिया और इजराइल में। इजराइल जो है वो उनका बॉजम बडी है, मतलब कनाडा से ज्यादा। देखा ना, कनाडा से पंगा ले सकते हैं अमेरिका, लेकिन इजराइल से नहीं लेगा, क्योंकि वो उनकी बॉडी पॉलिटिक्स जो है वो ऐसी है कि इजराइल हैज अ वेरी स्पेशल स्टेटस। और सऊदी अरेबिया जो है मजबूरी है, लेकिन मजबूरी के अलावा दे हैव लॉट्स ऑफ लेवरेज ऑन सऊदी अरेबिया। सो ट्रंप जब सऊदी अरेबिया की बात करते हैं वो तो इस तरह कहते हैं यार वो तो अपना ही बंदा है, अपना ही मुजाहरा है, हम कहेंगे तो कर देगा। एंड दैट इज आई थिंक जो बहुत सारे मुसलमान ममालिक इंक्लूडिंग अस, कि अब उन पे क्या प्रेशर आएंगे ट्रंप की तरफ से। लेकिन ये कहना है, सोचना कि ट्रंप जो है वो इजराइल पे कोई प्रेशर डालेगा, नॉट पॉसिबल। देयर इज नो बैलेंस, देयर इज नो इक्विवेलेंस, नो डिजायर फॉर बैलेंस अमेरिका में इजराइल और सऊदी अरेबिया, या इजराइल और बाकी मुसलमान या कोई भी और मुल्क। जितना लाडला इजराइल है अमेरिका के लिए, दुनिया का कोई और मुल्क ना है, ना हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम फॉर बीइंग विद अस। लेकिन आगे आपको पता है ना कि मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उनकी भी मुलाकात है ट्रंप से। अब हमें तो ये भी खदशा है कि वहाँ भी कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए, बिकॉज पहले भी जो ट्रंप ने बात की है दैट वाज उनकी अपनी जो पूरी कैबिनेट है उनको भी नहीं पता था कि एक्चुअली ये बात क्या करना चाह रहे हैं, और उसके बाद ऑब्वियसली उस पर बिल्ड हुई बात। और मसला कश्मीर को लेके हमारे कंसर्न्स हैं, आपको पता है 100%। इसीलिए तो कह रहे हैं स्टेटस था वो इन्हीं के दौर में खत्म हुआ। और पहले कोई बात हुई हो ना हुई हो, मोदी साहब तो जा रहे हैं, इनकी मुलाकात भी होनी है, सो यू नेवर नो व्हाट ही कम्स अप विद नेक्स्ट, कि वो क्या कह दें। सो या अच्छा जी, चलो हम अपने मसलों पे आते हैं। अब कुछ ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा, आपको पता ही है जिस तरह ट्रंप साहब का मिजाज है उसी तरह की वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी हो रही है आजकल। तहरीक इंसाफ की भी बात करेंगे, अपनी लोकल पॉलिटिक्स की बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ यौम स्याह मनाया। दूसरी जानिब हुकूमत ने 1 साल की कामयाबियों का जश्न मनाया। वैसे तो तहरीक ने 8 फरवरी को मुल्क की मुजाहरों का ऐलान कर रखा था, मगर सवाबी के अलावा
भी कहीं कोई बड़ा इज्तिमा हुआ नहीं है। और ये भी एक इज्तिमा मतलब एक अजीबोगरीबी सिनारियो, पार्टी के रहनुमाओं की लड़ाइयाँ ज़रा ज़्यादा थी। हाँ बिल्कुल, आपको बताएं कि इस इज्तिमा का हाल ये था कि भरे मजमे में भी पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात छुप ना सके और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान शेर अफजल मरवत ने स्टेज पर खड़े होकर नारे लगाना शुरू कर दिए और सलमान अकरम राजा को ये खुली बदतमीजी, इट वाज ऑड एक्चुअली टू सी। फिर उन्होंने बदतमीजी अच्छा ना लगने का इजहार भी किया, सुनिए जरा। आपने पाकिस्तान को आजाद करना है, इस पार्टी में कोई बदतमीजी नहीं होगी। हम यहाँ इमरान खान की वजह से खड़े हैं, इस पार्टी में इमरान खान की बात मुकद्दम है। ये थोड़ी और बात है, और बात है कि इस पार्टी में कोई बदतमीजी नहीं होगी। और देख के आंखों में आंखें डाल के कह रहे हैं, वो क्राउड को नहीं कह रहे, वो उसको कह रहे हैं कि कोई बदतमीजी होनी नहीं चाहिए। मतलब हो रही है, शुरू से ही हो रही है। अच्छा, शेर अफजल मरवत को वो सोशल मीडिया हो या जिंदगी हो, मतलब अब ये कह देना कि नहीं होगी तो मतलब इट डजंट मेक सेंस। शेर अफजल मरवत को पार्टी की तरफ से शो कॉज नोटिस भी मिलते रहते हैं, आपको पता है। यही नहीं, उनके साथ बानी पीटीआई की नाराजगी की खबरें भी चल रही हैं और उन्होंने अचानक स्टेज पर आकर वजीर आला अली अमीन गंडापुर को ये कहकर तकरीर की दावत दी कि वो उनकी जबान बोलेंगे। क्या मतलब, ये क्या होगा? सुने ना। हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों में काम आते हैं, अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लफ्ज़ ही दिए हैं। मेरी जबान बोलेंगे हमारे शेर वजीर आला सरदार अली अमीन खान गंडापुर। ये साफ रंग अमन की निशानी है। अब तक हमने ये सब रंग को हाथ पे थामा हुआ है, अमन के साथ मजबूर ना करो, ये रंग भी है। ये क्या हो रहा है? थोड़ी डिस्टर्बिंग बातें हैं वैसे जो उन्होंने की हैं, गरीब किस्म की। यू कैन टेल कि धड़े बने हुए हैं बीच में इनकी। नहीं, धड़े भी बने हुए हैं, छुपा भी नहीं रहे, ये ऐलान कर रहे हैं कि कौन किसके साथ है। अच्छा, सब्ज रंग अमन की निशानी है, सब्ज रंग पाकिस्तान की भी निशानी है। तो आप जब ये कहते हैं कि हमने सब्ज रंग को अभी आराम से हाथ में थामा हुआ है और नहीं तो हम लाल रंग थाम लेंगे, उससे क्या मुराद लें हम? अजीब लगी ना ये बात। सबाबी जलसे के बाद शेर अफजल मरवत ने अपनी पार्टी क़यादत से शिकवा किया कि अगर उनके जलसे में आने पर पार्टी नाखुश थी तो उन्हें बता देती। ना उन्हें बैठने को मुनासिब जगह दी गई और ना तकरीर का मौका दिया गया। मतलब ठीक ठाक वैसे उन्होंने जो कहना था वो फिर भी कर गए। जब से अली अमीन गंडापुर बाय द वे उनको खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी सदारत से हटाया गया है तो ये तासुर गहरा होता जा रहा है कि इमरान खान और कुछ और अहम शख्सियात अली अमीन गंडापुर से नाराज़ हैं और बानी पीटीआई के इस नाराज़गी की अली अमीन गंडापुर भी खुलकर तरदीद नहीं कर रहे और बल्कि ये एतराफ़ भी कर रहे हैं कि पार्टी में खींचातानी हो रही है और होती रहती है। खान साहब से नाराज में चले कि खान साहब आपसे नाराज है, क्या इस बात में कोई हकीकत है? क्या आपसे कोई कम्युनिकेट हुआ है कि वो नाराज है आपसे किसी तरह? मेरी तरफ से मुलाकात छोड़ते नहीं है, ये लास्ट में मुलाकात हुई है, ऐसी कोई बात नहीं थी। बाकी खान साहब के हवाले से भी बात हो तो मीडिया वहाँ पे होता है खान साहब के साथ, तो खान साहब से पूछ ले करें खान साहब के दिल में क्या है, उनकी क्या राय है, क्या बयान है। तो मैं तो वर्कर हूँ, मैं तो उस पर कमेंट्स नहीं कर सकता, तो खान साहब से पूछ लिया करें। अब पार्टी के अंदर भी सारी बात है, हर हल्के में आपके मुखालिफ कोई होगा, आपकी सीट के लिए मुखालिफ होगा, हर बड़ा टिकट का उम्मीदवार भी होता है, हर बड़ा सियासत का शौक रखता है। तो ये एक दूसरे को दिशा दिखाने के लिए सियासी पार्टियों में और सियासी लोगों में बातें चलती रहती हैं। फिर ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की भी तैयारी है ना, अपने अंदर के फड्डे इतने ज़्यादा हैं। फिर शेर अफजल मरवत ने उन्हें सदर भी कह के बुलाया, हालांकि उनको आपको पता है पार्टी की सूबाई सदारत से अलग कर दिया गया है। ग्रैंड अलायंस में JUI का उन्होंने कहा था कि जो नुमाइंदा आएगा और ये वो ताकि हमारा ग्रैंड अलायंस नजर आए, कोई नहीं आया ना उनको बुलाया गया। तो ये भी एक थी बात, वो नोबडी एल्स थे। सारी सूरत हाल पर कि क्या मुस्तकबिल है, क्या अमल होने वाला है, एहतजाज भी हो रहे हैं, आगे भी प्लान है, इस ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। ये जो एक जलसा हुआ है PTI का, उसमें क्या क्या हुआ है और उसमें वो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना पार्टी के, वो जरा यहाँ हो रहे थे, मतलब स्टेज पे बैठे नजर आ रहे थे। जरा नहीं, काफी एक होता है ना स्पेक्यूलेट करते हैं, नहीं, दे हैव लेफ्ट नथिंग फॉर स्पेक्यूलेशन, दे वर
saying it, stating it. उसके बारे अबू में बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ ही हैं, इन मामलात को देखते हैं। अबू बकर, मतलब क्या चल रहा है अब तो? खुला के चल रहा है, किसी से कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है कि कौन किससे लड़ा हुआ है। क्यों नारे लगा रहे थे सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान शेर अफजल मरवत? मतलब वो इंटेंशनली ये कर रहे थे, ही वांटेड टू डिस्टरप्ट हिज स्पीच, या बस वैसे ही जज्बाती हो गए थे तो नारे लगा रहे थे? दावत ही नहीं दी बोलने की, तो वो अपना बीच में 2 सेंट्स डाल रहे थे। क्या हो रहा था उधर? देखिए, शेर अफजल मरवत साहब जो है तो वो ये समझते हैं कि उसके साथ जो है पार्टी लीडरशिप जो है वो बहुत बुरा कर रही है इस वक्त, और उनको जो है साइड लाइन पे करना चाहते हैं लीडरशिप। तो बेसिकली शेर अफजल मरवत से जब हमारी बात हुई है जलसे के बाद, तो उनको बाज़ाब्ता तौर पर इस जलसे के लिए इन्विटेशन भी नहीं मिली थी। तो ये भी एक वजह है कि ये वो शेर अफजल मरवत इस पे भी ना लाते, और वो अचानक जब आए हैं तो सलमान अकरम राजा जो कि उनसे पहले से ही इख्तिलाफात चल रहे थे, और वो ये समझते हैं कि जो उनको शोकॉज नोटिस जारी किया गया है या जो बानी पीटीआई उनसे नाराज है, तो उसकी वजह जो है वो सलमान अकरम राजा ही है। तो यूं जब जैसे ही वो सलमान अकरम राजा जो है वो स्पीच के लिए आए, तो शेर अफजल मरवत ने जो है कारकुनों की तरफ जो है वो हाथ लहराया, और ये सारी सिचुएशन जो है ये बनी। तो बेसिकली शेर अफजल मरवत जो है वो इस वक्त पार्टी की क़यादत से सख्त नाला है, और एक तो चूंकि उनको इन्विटेशन नहीं मिली थी, और दूसरा जो है उनको स्टेज पर भी सख्त मुश्किलात का सामना था, क्योंकि उनको जब वो आए हैं तो उनको जगह नहीं मिली बैठने की, और उनको उस तरह ट्रीट नहीं किया गया जिस तरह पहले किया जाता था। तो इस बात पे जो है वो नाराज हो गए, और यूं जब सलमान अकरम राजा जब वो स्पीच करने हैं तो इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ा। और फिर जब चूंकि उनको स्पीच का भी मौका नहीं मिला, उनको स्पीच के लिए भी दावत नहीं दी गई, तो जब वो जिला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर चूंकि उनके करीबी समझे जाते हैं, और मेरे ख्याल से इस वक्त जो है पार्टी में जो है वो एक अली अमीन गंडापुर के साथ ही उनके मामलात सेट है, बाकी क़यादत से वो नाला। और उन्होंने ना सिर्फ उनका हाथ पकड़ के उन्हें दावत खिताब दिया, उन्हें सदर भी कहा नोइंगली के सदर तो अब पार्टी के कोई और हैं। मतलब वो बड़ा पॉइंटेड था, उनका सदर कहने का क्या मकसद था? देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस वक्त जो है शेर अफजल मरवत साहब के मामलात जो है वो सिर्फ अली अमीन गंडापुर के साथ सेट है, तो उनका सदर कहना ये जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जुनैद अकबर पे भी अदम एतमाद का इजहार करना था। और इससे भी ये वाज़ेह होता है कि इनके जुनैद अकबर के साथ जो है मामलात सेट नहीं है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें ये जो जलसा हुआ था सवाबे में, तो इससे पहले जो है वो बाज़ाब्ता कोई इजलास भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुए थे, और वो इजलास जो है वो जुनैद अकबर ने तलब किए थे। तो उस इजलासों में भी जो है शेर अफजल मरवत गायब रहे, और उनसे कोई जो हमारे सोर्सेज है वो ये बता रहे कि जलसे के हवाले से उनसे कोई बातचीत भी नहीं हुई, ना ही कोई गुफ्तगू हुई जुनैद अकबर साहब को। यानी उनको जो एहतजाज से कबल जो मीटिंग्स होती थी उसमें भी जुनैद अकबर की जानिब से नजरअंदाज किया गया, और दीगर जो सूबाई कह रहे थे तो उसमें भी उन्होंने भी शेर अफजल मरवत को नजरअंदाज किया। तो जो अली अमीन गंडापुर के साथ आकर जुनैद अकबर ने शेर अफजल मरवत ने उनको सदर कहा, तो बेसिकली इससे भी ये वाज़ेह हो गया कि शेर अफजल मरवत जो है वो जुनैद अकबर से भी नाला है। तो पार्टी इख्तिलाफात जो है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गए जो जलसा हुआ था सवाबी में, और न सिर्फ और अगर वो जुनैद अकबर से नाला हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अली अमीन ने भी उनको करेक्ट नहीं किया नोइंगली कि वो पार्टी के सदर नहीं है। तो वो लगता है कि वो दोनों एक ना वो धड़ा सा एक बन गए हैं, जो कि एक दूसरे को बेसिकली बिल्डअप कर रहे हैं। मतलब नाला तो है। हाँ। अली अमीन कितने नाला हैं जुनैद अकबर से, ये जरा कुछ मीटर पे बताएं। क्योंकि उन्होंने सदर पे एक्नॉलेज किया कि जैसे मैं ही हूँ सदर। ही कुड हैव करेक्टेड इट। देखिए, इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में एक अजीब सी कैफियत बनी हुई है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली है तो एक तो वो भी कंफ्यूज है कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। और इस बात का सबूत जो है ये जलसा था, क्योंकि ये जलसा उस तरह का कामयाब नहीं था जिस तरह की तवक्को की जा रही थी। क्योंकि अब जुनैद अकबर का पहला बतौर सदर ये जलसा था जो वो दावे कर रहे थे कि ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, लेकिन इससे पहले जो जलसे हुए थे अगर हम उसके साथ इसको कंपेयर करें तो ये जलसा उस तरह बड़ा नहीं था। और उसकी वजह भी मैं आपको बताऊं, जलसे से पहले जो है कंफ्यूजन बनी हुई थी, क्योंकि चूंकि जुनैद अकबर ने ये ऐलान किया था कि वो किसी को फंड्स नहीं देंगे, हर कोई अपने तौर पे जो है वो गाड़ियां अरेंज करेगा और सारे इंतजाम खुद करेगा। तो अली अमीन गंडापुर ने जो है उनके सदारत के दौर में एक तासुर बना था या एक रिवायत बनी थी कि जो भी जलसा होगा तो पार्टी का जो सदर है वो पार्टी फंड से जो है वो तमाम तर
MPAs को और लीडरशिप को जो है वो फंड्स प्रोवाइड करेंगे। तो इस बार ऐसा नहीं हुआ और जलसा हो रहा था। तो इससे पहले जो है व्हाट्सएप ग्रुप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उसमें बाकायदा तौर पर कारकुनों ने एहतजाज भी रिकॉर्ड किए हैं कि हमको गाड़ियां जो है प्रोवाइड नहीं की जा रही, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर गिविंग अस एन अपडेट। क्योंकि एक्चुअली हमें नज़र भी आ रहा था और फिर बहुत सी ऐसी बातें भी हो रही थी। तो कैन आई जस्ट यूज़ द वर्ड अ लिटिल बिट एम्बैरेसिंग, क्योंकि वो कहा जा रहा हो कि ये तो सबसे बड़ा जलसा होगा एंड ऑल दैट, और उसके बाद फिर स्टेज पे इस किस्म की ऑलमोस्ट लड़ाइयाँ ही होना स्टार्ट हो जाएं, तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाता है ना उनके लिए। अच्छा जी, अभी हमने आपको पता ही है फ्राइडे को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का शानदार इफ्तिताह हुआ, मतलब रंगारंग तकरीब थी, क्या परफॉर्मेंसेस, क्या व्यू, क्या फायरवर्क्स। कल यानी कि 11 को नेशनल स्टेडियम कराची की जो रेनोवेशन हुई है उसका भी इफ्तिताह किया जाएगा। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में तो वज़ीर आज़म मौजूद थे, यहाँ देखते हैं कौन मौजूद होगा, और उसकी तैयारियों से मुताल्लिक भी वीडियो आना शुरू हो गई है। सो तो आपको पता है कि रेनोवेशन वगैरह का काम तो कुछ अरसे से चल ही रहा था। मोस्ट कंसंट्रेशन वाज ऑन क़ज़ाफ़ी स्टेडियम बिकॉज उसको तो ऑलमोस्ट मतलब उसको तो रिवैम्प किया गया था। तो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की तरह अब नेशनल स्टेडियम कराची की भी रंगारंग इफ्तिताही तकरीब होगी, जिस तरह अब्दुल्ला आपने क्या कहा है। टुमारो 11 फरवरी, इज इट गोइंग टू बी फ्री फॉर ऑल जस्ट लाइक क़ज़ाफ़ी स्टेडियम? के लिए फ्री होता है, तो लिहाजा बताना ये चाहते हैं कि दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू टुमारो। शनाख्ती कार्ड आपने ज़रूर ले जाना है, बाकी फायरवर्क्स और लाइट शो ये सब कुछ तो होगा, और दैट वुड बी समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। ऑलराइट, मौसम का हाल भी आपको हाल क्या बताएंगे, जो कराची में बैठे हैं उनका तो बुरा हाल हुआ है मौसम की वजह से। इसमें बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। भाई ये पता आप नहीं समझ आती कि हम अब तो 2025 में बैठे हुए हैं, क्योंकि जो ये हरकतें हैं ये तो कोई 16वीं सदी की भी ना हो। हाँ, उससे भी पहले की हैं। खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशेरा में नौमौलूद बच्ची को जिंदा दफन करने की कोशिश बस नाकाम बना क्या दी गई, हो गई नाकाम, इत्तेफाक ही दफन तो कर ही दिया था। हाँ, कब्रिस्तान में फातिहा खानी के लिए लोग आए हुए थे, उन्होंने रेस्क्यू 1112 को इत्तला दी कि कच्ची कब्र से रोने की आवाज़ आ रही है। इमेजिन करें, जब उन्होंने ऐसे मिट्टी भी डाल चुके थे, वो थोड़ी सी हटाई तो बच्ची ने अपना बाजू हिलाया। मतलब कोई एक हॉरर स्टोरी ये लगती है ना। अब उसको भी अरेस्ट कर लेना चाहिए। अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि किसकी बच्ची है। तो जो सारे जनाजा पढ़ने आए थे उनको ये नहीं पता था कि किसके जनाजे पे या क्या फैमिली है उस पे गए हैं। नहीं हुमा, वो किसी और की फातिहा खानी के लिए लोग आए हुए थे और कहीं और से आवाजें आ रही थी। इनफैक्ट मुश्ताक पिराचा, नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशेरा से, ये हमें डिटेल बच्ची को दे दिया गया एक जोड़े को। देखिए क्या स्टोरी है। स्टोरी देखें। यह नौशेरा कलां के इलाके गुम्बच्छा बाबा कब्रिस्तान में 25 जनवरी को एक नौमौलूद बच्ची को गला खोद कर जिंदा दफना दिया गया था। इस हवाले से साकिब नामी लड़के का कहना है कि वो अपनी वालदा की कब्र पर फातिहा खानी के लिए आया था कि उसने बच्ची के कराहने की आवाज़ सुनी। चुनाचे वो उसने कच्ची कब्र का गला खोला और उसमें देखा कि बच्ची जिंदा हालत में है। उसने फौरी तौर पर रेस्क्यू की टीम तलब की और बच्ची को गाजी हुसैन अहमद मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल किया गया, जहां पर वो 7 रोज तक जेर इलाज रही। इस दौरान 12 खानदानों ने बच्ची को गोद लेने के लिए हॉस्पिटल डायरेक्टर कामरान हकीम को दरखास्तें पेश की। ताहम चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट जिला नौशेरा के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज काशिफ दिलावर ने इसका नोटिस दिया और अस्पताल अमले को बच्ची किसी को गोद देने से रोक दिया। दूसरी तरफ तफसीली रिपोर्ट तलब की गई और फाजिल जज ने बच्ची का नाम अबीहा रखा और समाअत के बाद तकरीबन 12 खानदानों को तलब किया और उनसे इंटरव्यू लिया और फिर नौशेरा के इलाके पीरपियाई के शहरी हाफिज वकास को बच्ची 20 लाख रुपए के जमानती मुचलकों पर हवाले की गई। जज का कहना है कि चूंकि जज वकास की अहलिया लेडी डॉक्टर हैं और हाउस वाइफ हैं, इसलिए वो बच्चे की अच्छी परवरिश करेगी, बच्ची को अच्छी तालीम दी जाएगी और इसी तरह बच्ची के तमाम मसाइल अच्छी तरह से हल होंगे और वो अच्छे हाथों में होगी। चुनांचे इसलिए उन्होंने मेरिट पर यह फैसला किया और तमाम 12 दरख्वास्त गुजारों ने इस फैसले को तस्लीम कर लिया और बच्ची को हाफिज वकास के हवाले कर दिया गया। मिरेकल है ये, मतलब एक तो बच्ची का जिंदा होना और दूसरा इतनी प्यारी बच्ची, किस तरह किसी ने, मतलब क्या थॉट प्रोसेस। अब्दुल्ला क्या लगता है क्या हुआ होगा? मामा कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो क्या हुआ होगा।
बस अब ये दुआ है कि इस बच्ची को जिन वालिदैन के हवाले किया गया है वो इसका फूलों की तरह ख्याल रखें, क्योंकि लिटरली दिस इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड फॉर देम। दिस इज़ अ मिरेकल, दिस इज़ अ मिरेकल गिफ्ट। ऑब्वियसली वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि मतलब इस तरह बैठे बैठाए एक बच्ची आ जाए, और इतनी प्यारी बच्ची। तो जो हुआ होगा डेफिनेटली नहीं होना चाहिए था कि आपने ये बेहतर समझा कि आओ इसको दफन कर दो। कितनी वी कैन ओनली इमेजिन कि जिन्होंने दफन किया होगा दे मस्ट हैव वांटेड टू जस्ट गेट रिड ऑफ इट राइट अवे। अच्छा, आज हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। आज 3 इम्पॉर्टेंट शख्सियात की डेथ एनिवर्सरीज़ हैं। अमजद इस्लाम अमजद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, साथ कैन साहब और फातिमा सुरैया बजिया साहिबा की भी आज ही डेथ एनिवर्सरी है। बट वी कुड ड्वेल मोर ऑन इट, हाउएवर हमारा टाइम ज़रा ख़त्म हो रहा है, तो we're going to see you tomorrow, inshallah. Yep, we'll see you tomorrow.